अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। अपोजिशन ने बजट मुस्तरद कर दिया। क्या बजट ने पूरे पाकिस्तान को हुकूमत के खिलाफ कर दिया? क्या इस वक्त अपोजिशन जमातें सब मुत्तहिद हैं और मजबूत हैं हुकूमत के खिलाफ? क्या वक्त आ गया है, वो टाइम आ गया है इस 2 साल के अंदर के अवाम के पास जाया जाए नए मैंडेट के लिए? क्योंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, हमेशा उन्होंने कहा है कि आईनी तरीके से आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएं। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए जिसमें मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ख्वाजा आसिफ ने ये बातें वहीं की। पेट्रोल की कीमतें जिस तरह इजाफा हुआ, 25 रुपए और 25.58 फी लीटर, जिस तरह सस्ता हुआ था तो पेट्रोल नहीं मिल रहा था, जिस तरह महंगा हुआ तो पेट्रोल आम था, सबको मिल रहा था। तब्दीली हुकूमत में वजीर आजम इमरान खान और चौधरी बिरादरान भी आमने सामने हैं। एक ही रोज में अशाइया क्या होने जा रहा है असेंबली के अंदर, जो भी हो जमहूरी तरीके से हो, आईनी तरीके से हो इस मुल्क के अंदर। अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब एंथनी नवी साहब, PPMP हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। क्या देख रहे हैं आपके सामने सिचुएशन है, मुल्क की सियासी सिचुएशन, मुआशी सूरत हाल, कोरोना के केसेस, अमवात आपके सामने हैं, 2 साल की कारकर्दगी हुकूमत भी आपके सामने। आज तो एक और चीज, ऑडिट रिपोर्ट भी आपके सामने, 270 अरब रुपए, ये भी आपके सामने। क्या कहेंगे नबी साहब? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं तो सिर्फ यही देख रहा हूँ कि चोर मचाए शोर है हर तरफ, और जो सबसे बड़े चोर थे वही सबसे ज़्यादा चोर चोर कह रहे थे। और आज नहीं बल्कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, जब से आप देख लीजिए, आज तो जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया है कि 270 अरब रुपए की जो बेज़ाब्तियाँ और बदनवानियाँ, उनका इंकशाफ हुआ है। और जाली रसीदें जो हैं 52 अरब 56 करोड़ रुपए की जाली रसीदें ऑडिटर जनरल ने पॉइंट आउट की हैं, इनकी जो है फरिश्तों की हुकूमत की। और जो बड़े एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्टीज़ इनकी मतलब इस तरीके से सामने आ रही है कि सरकारी इदारों में तकरीबन वो कह रहे हैं कि जब वफाकी महकमों में 79 अरब जो है 59 करोड़ की रिकवरी के केसेस सामने आए हैं। ठीक है सर, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, इसके ऊपर आऊंगा, डिटेल में आऊंगा आपके साथ। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहतरमा मेहताब अकबर राशिदी, किसी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है लेकिन सीनियर सियासतदान है, पार्लियामेंट में भी रह चुकी हैं, MPA भी रह चुकी हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज, आप ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप भी ठीक होंगी। क्या सूरत हाल देख रही हैं मुल्क के अंदर? एक सियासी मुआशी सूरत हाल मैडम आपके सामने है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, सिचुएशन आपके सामने, क्या कहेंगी आप? इम्तियाज, जिंदगी में मैंने कभी बदली और मायूसी का कभी इजहार नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि जैसे हमारा यकीन और एतमाद होता है कि मायूसी गुनाह है, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें यकीन जानिए कि ये चीज़ें तो अपनी तरफ से जो वबा जो भी आई है उससे तो आदमी अलग और जमा होके हम सब लड़ ही रहे हैं या बचा रहे हैं खुद को। कभी कहते हैं कि लड़ने की बात नहीं करो, बचाने की बात करो, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन जो सियासी और हुकूमती सतह पे जो बातें सुनने में आ रही हैं वो न सिर्फ ये कि मायूस कुन है, उसके अलावा कभी मज़हका खेज यूं लगती है कि एक ही पार्टी के लोग जो हैं वो कोई एक जबान बोल रहा होता है, कोई दूसरा, कोई तीसरी। उसमें जो सबसे बड़ी कमजोरी मुझे नजर आती है कि हमें अपने मुल्क में कोई भी लीडरशिप जिसको कहते हैं कि एक कोई बंदा हो जो आपको एक चीज कहे और आप उस पर यकीन करें, वो चीज हमारे मुल्क से गायब हो चुकी है। आपके पास कोई लीडर नहीं है अभी।
आपके पास धड़ेबंदी है, एक पार्टी है उसमें 10 धड़े हैं, उसके अलावा अगर पार्टियां हैं तो उनमें धड़े हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश में है, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी को नीचा दिखा रही है, सिर्फ उनका आपस में मुकाबला है। उनके लिए किसी के लिए भी अवाम की कोई हैसियत या वक़्त नहीं है। जो अवाम का नाम लेते हैं वो सिर्फ नाम लेते हैं, लेकिन ये मत जानिए कि सही माने में किसी को भी अवाम की फिक्र है। फिक्र अगर है तो आइंदा के लिए ये है कि वोट मिल जाए तो वो अवाम 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 करेंगे। लेकिन चाहे वो सिंध की सियासी अपना सूबाई हुकूमत हो या बलूचिस्तान की हो या पंजाब में जिसकी भी हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी सूबे की हुकूमत है और वफाक में किसी की भी हुकूमत है, लेकिन अवाम सिर्फ नाम लेने की हद तक है, सिर्फ जिक्र करने की हद तक है। लेकिन अवाम के बुनियादी मसाइल को हल कैसे करना है उसके लिए ना आपके पास कोई एक कोई कहते हैं पॉलिटिकल एक्यूमेंट यानी सियासी समझदारी, कोई हिकमत अमली हो, कोई प्लानिंग हो, कोई दूररस निगाह हो। चले आज ये सूरत हाल हो गई है, लेकिन आज कोई खुदा का बंदा ये कह दे कि भाई मिल मिला के आइंदा हमें फला मामले में ये करना है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए ये इकदाम उठाने हैं, तालीम का बेड़ा गर्क है उसके लिए हमें आज से ये हिकमत अमली चलनी है। मतलब कहने का ये है, चाहे इक्तिसादियात हो, चाहे तालीम हो, चाहे आपका सेहत हो, कोई शोबा खुदा के बंदो उठा के देख लो जो लोगों से ताल्लुक रखने वाला हो, वहाँ अवाम को कौन सा रिलीफ मिल रहा है। आपको पूरे लोग जो हैं वो तड़पते नजर आएंगे। कराची में आपने पिछला एक हफ्ता देख लिया, जो मजाक किया गया है KEC की तरफ से, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन और मुझसे पहले जो साहब बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा मैं इनका नाम नहीं सुन पाई, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर सब क्रेडिट लेंगे कि हमने पेट्रोल बहुत सस्ता किया, हाँ। तो जो सस्ता पेट्रोल था वो कुछ ही लोगों ने शायद उसका फायदा उठाया हो। पहली बात तो ये है कि जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं चल रही है तो फायदा किसको मिला? हाँ। और जिन कुछ इलाकों में मिला सो मिला, और जब से जैसे ही सस्ता हुआ, मैं तो उस वक्त हंस रही थी जब ये कहा गया कि ये आज रात कीमतों का नोटिफिकेशन जो है वो इशू होगा। नोटिफिकेशन रात 12 बजे से पहले इशू हुआ और कहा कि ये अभी के अभी लागू होगा। वैसे रात के 12 बजे कीमतें जो है वो तब्दील होती हैं, लेकिन ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तब्दीली सरकार, मैं कोई न तानाज़नी करूंगी न किसी को बुरा कहूंगी, हर आदमी ने अपनी कोशिश की है। इन पर भी लोगों ने एतमाद करके क्या कभी हाँ ठीक है एक आदमी जो बातें कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन वो आदमी भी आने के बाद अगर अपनी कोई काबिल एतमाद और बासलाहियत, मैं 2 लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, काबिल एतमाद और बासलाहियत टीम नहीं बना सका, तो इसके बाद फिर आप अभी 2 साल के बाद भी अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं बल्कि पीछे चले गए, तो मेरे भाई मुझे नहीं मालूम कि हम इस दलदल में से जिसमें हम फंसे हुए हैं, इस दलदल में से निकलेंगे कैसे? आपका ठीक है मैडम, एक सवाल मैडम, 2 साल आपके सामने, 2 साल का मैडम बड़ा अरसा है, कम अरसा नहीं है। जी, बिल्कुल। 2 साल के अंदर सिचुएशन आपके सामने, क्या वक्त आ गया है कि नए मैंडेट की तरफ जाएं, आईनी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए? क्या समझती हैं आप? देखिए, इस वक्त अगर आप करवाएंगे भी ना कोई भी इलेक्शन, तो मेरा ख्याल है उसका नतीजा सिफर ही निकलेगा, क्योंकि वही के वही चोर, वही के वही डाकू, कोई पार्टी हो, माफ कीजिएगा मेरा किसी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन सबको जानती हूँ और सबसे वास्ता है, और असेंबली में बैठ के भी मैंने देखा है। तो आपको कोई तब्दीली नहीं मिलेगी। फर्ज कीजिए इसको लोग जो है वो इस वाली हुकूमत को हटा दिया, तो आपके पास क्या ऑप्शन फिर वही रह जाता है, पीपल्स पार्टी, आपके पास ऑप्शन नून लीग रह जाता है, आपके पास बलूचिस्तान में 3-4 पार्टियां रह जाती हैं। आपका किसके ऊपर भरोसा है? क्या आप फिर जो है वो नून लीग को वोट देके कहेंगे कि इसाक डार को तुम वजीर खजाना बना दो? Whom to trust?
बात सिर्फ ये है, मैंडेट अवामी जमहूरी कहाँ से आएगा? जमहूरियत या आमरीत की कोई बात नहीं है। न यहाँ इस मुल्क में न आमरीत ने सर्व किया है, न जमहूरियत ने अपने हमें असली रूप दिखाया है। जमहूरियत सिर्फ उन लोगों ने इस्तेमाल किया जिनको इक़्तिदार चाहिए, और जमहूरियत उनको सूट करती है। क्या असेंबली में आप जैसा, मुझ जैसा मिडिल क्लास कोई बैठ सकता है? फर्ज कीजिए अगर आपको कोई, कौन सी पार्टी आप पर यकीन करती? मिडिल क्लास हमारा मर गया। मिडिल क्लास हमारा जो है वो साजिशों और सिफारिशों और चापलूसों का शिकार हो गया। किसी को अच्छी पोस्टिंग चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। कोई अपनी ताकत जमा करके इज्तिमाई तौर पे आगे नहीं निकला, न किसी ने निकलने दिया। आपके जो सिस्टम है इलेक्शंस का, वो इतना महंगा सिस्टम है कि आप जैसा, मुझे जैसा आदमी इतने करोड़ों रुपए एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे खर्च नहीं कर सकता। तो पहले तो आप अपना निजाम तो दुरुस्त करें खुदा के वास्ते। ये कौन सा निजाम है जिसमें कोई भी आदमी उसकी इलेक्टेबल जो है उसके बगैर आप अपने लोगों को असेंबली में नहीं लेके आ सकते? और इलेक्टेबल जो है वो है जो 5 साल चुप करके बैठते हैं और एक लफ्ज कहे बगैर निकल जाते हैं और दोबारा फिर आके बैठते हैं। हाँ। तो कौन सा निजाम, कौन सी जमहूरियत, कौन सा मैंडेट, मुझे नहीं समझ में आता यहाँ क्या काम करेगा। बड़ी मेहरबानी। मोहतरमा मेहताब अकबर राशिदी हमारे साथ थी। सर रेस्पॉन्ड करें, काफी चीजें उन्होंने कहा। एक तो सिस्टम के लिए, पेट्रोल के लिए इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है, मायूस कुन है, टीम नहीं बना सके, डिलीवर नहीं कर सके, क्या कहेंगे सर? देखिए मीर साहब, बात यह है कि मेहताब अकबर राशिदी साहबा ने बड़ी जो है वो वैलिड बातें की, लेकिन 2-4 बातों पे मैं उनसे बड़े एहतराम के साथ जो है वो इख्तिलाफ करूंगा। इख्तिलाफ करें, थोड़ा ब्रेक के बाद आए तो इख्तिलाफ करें। थोड़ा ब्रेक का टाइम होगा नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक के बाद मेरे साथ मोहतरम जनाब नबी साहब हैं, इनके साथ वेलकम। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपका इख्तिलाफ है, ये तो जमहूरी हक है आपका। हाँ सर, मैं एक छोटी सी बात पूछूं आपसे। सर, अभी मैं पढ़ रहा था रास्ते में आते, व्हेन one's moral sense are no longer functioning, उसको आप क्या कहेंगे? उसको कहते हैं मोरल करप्शन। पाकिस्तान की तारीख की सबसे मॉरली करप्ट गवर्नमेंट जो है ना, ये पीटीआई की गवर्नमेंट है, मॉरली करप्ट। ठीक है, अब मॉरली करप्ट गवर्नमेंट एक हो गई, ये तारीख आपको बताएगी, और हर दिन गुजरता वो बता रहा है कि इनसे बड़ा मॉरली करप्ट कोई हुक्मरान आया ही नहीं पाकिस्तान में। ठीक है ना, जिसका नाम इन्होंने यू टर्न दे दिया। झूठ और मुनाफिकत का दूसरा नाम यू टर्न है। ठीक है सर, अब आपने याद रखना है कि ये मॉरली करप्ट तारीख के, पाकिस्तान की सियासी तारीख के अजीम तरीन हुक्मरान जो मॉरली करप्ट है। अब आ जाते हैं माशी करप्शन पे। सर देखें, जब से ये गवर्नमेंट आई, सबसे पहले दवाइयों का बहरान आया, दवाइयों की कीमतों का इशू हुआ, कमेटी बनी, वजीर फारिग हुआ, कोई पता नहीं। फिर उसके बाद सर आप तवत्तर के साथ देख लें, आटे का बुरान, चीनी का बुरान, फिर कुदरती आफात देख लीजिए, टिड्डी दल आ गई। देखें, कोरोना में हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि कोरोना दुनिया में पहली दफ़ा आया है, लेकिन टिड्डी दल पहली दफ़ा नहीं आई। ठीक है ना, टिड्डी दल पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन कोरोना पे जिस तरीके से आपने मिसलीड किया है लोगों को, उसमें आपकी हिकमत अमली, आपकी सियासी बसीरत, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, और उससे बढ़कर आप मॉरली कितने करप्ट हैं वो आपने। ठीक है, आपके दोस्त सुन लीजिए, आपकी पार्टी के मिनिस्टर को ले लूं, आपकी पार्टी के मैं मिनिस्टर साहब को लीजिएगा। हाँ। उसके बाद सर तेल का बुरान आपके सामने है। जब तेल नहीं था तो अवाम जलील, और जब तेल आ गया तो हुकूमत जलील। ठीक है ना, अवाम फिर भी तो जलील है ना सर। अवाम सर महंगाई हो गई सर, जलील, बेशक अवाम ख्वार हो रही है, जलील नहीं। ठीक है, अवाम ख्वार हो रही है, लेकिन आइंदा आने वाला हर गुजरता हुआ लम्हा अवाम को ख्वार कौन कर रहा है? हुक्मरान, वजीर आजम जो तैमूर टालपुर साहब, मॉरली करप्ट नवाब तैमूर टालपुर साहब सूबाई वजीर आईटी के मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। आपके ही एमपी है मोहतरम जनाब एंथनी नवीद साहब भी मेरे साथ ही स्टूडियो में हैं। आप क्या देख रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, करप्शन, सब कुछ आपके सामने। मोहतरम जनाब
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट को मुस्तरद कर दिया। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से एंथनी भाई बहुत ही अच्छी और टू द पॉइंट बातें कर रहे थे। थैंक यू। और मेरा बस चलता तो मैं थोड़ी देर और उनको सुनता, पर आपने मुझे लाइन पे ले लिया। हाँ सर, मैं कह रहा था कि जब आपके हुक्मरान जो कि इंसाफ देने आए हों, जो आपके मसले मसाइल सही करने आए हों, जो करप्शन खत्म करने आए हों, जो पाकिस्तान को बेहतर करने आए हों, वही आपके मुल्क की मईशत तबाह कर दें। चले शुरू में तो जी सबने कहा नए नए आए हैं, इनका शुरू का वक्त थोड़ा टाइम लगेगा, 100 दिन तो दे दें। सही। फिर कहा जी 6 महीने दे दें, फिर कहा जी साल दे दें। तो अब हकीकत अवाम को पता चल गई है कि ये इंसाफ नहीं, ये ना इंसाफी करने आए हैं, ये बददियानत हैं। जो चीनी चोर ये हैं, रिपोर्ट आ गई इनके पास, सामने पड़ी हुई है, ये एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इमरान खान खुद हर चीज में इन्वॉल्व है। पेट्रोल चोर ये, दवाइयों के चोर ये, हर चीज में करप्शन की इंतहा हो गई। कहते थे जी नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी साहब करप्ट है, फलाना करप्ट है। मैं समझता हूँ इनसे ज्यादा करप्ट और बेवकूफ हुक्मरान पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ना आए हैं और ना ही आप देखेंगे। जो वजीर आजम एक दिन बैठ के इतने इंपॉर्टेंट इशू पे कहे कि जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है, सही, ये नजला जुकाम है, 2 दिन बाद सही हो जाएगा, और अगले दिन आके टीवी पे कहे कि ये अवाम लोग समझते क्यों नहीं है, कि सीरियसली क्यों नहीं लेते, इनको क्या हो गया। वो खुदा के बंदे, तुम अपनी अवाम को मिसलीड कर रहे हो। आप रिस्पॉन्सिबल हैं उन हजारों डेथ्स की जो कोरोना वायरस की वजह से होंगी। अगर ये लॉकडाउन सही टाइम पे लगाते और कंटिन्यू करते, आज ये पाकिस्तान का हाल नहीं होता। आज हमारे भाई बहन इस मर्ज में इस तरह मुब्तला ना होते, सही। आज अस्पतालों का ये हशर ना होता जो आज हो गया है। तो बेसिकली कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मेरे ख्याल से उनके कुछ चेकअप, कुछ टेस्ट, कुछ मेंटल एबिलिटीज के होने चाहिए। उन्हें सीट पे बिठाने के बाद तो मेरे ख्याल में आइन में थोड़ी तब्दीली और तरमीम करनी चाहिए। नहीं है ये कि जो बंदा मुल्क का वजीर आजम बने उसका मेंटल स्टेट भी कुछ लेवल का हो। सर ये है कॉन्स्टिट्यूशन में। अमल नहीं होता ना। अमल नहीं होता। अमल नहीं होता। सर क्या मेरे ख्याल से अगर टीवी पे हमें कोई सुन रहा है तो मैं तो एडवाइस दूंगा जी, जो हमारे दोस्त, जो भाई, जो इनको हेल्प भी करते हैं, इनकी मदद भी करते हैं, वो जरा एक टेस्ट तो करा दे पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की आवाम की खातिर। उस लेवल पे मेंटल कैपेबिलिटी आती है या नहीं आती है तो पता तो चले जरा हमें थोड़ा इस बात। सर आखिरी सवाल, सर एक आखिरी सवाल सर, आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आज भी अपोजिशन ने कहा कि इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, इस हुकूमत को हटाने के लिए हर जायज कानून की मदद लेनी चाहिए। अब हम क्या कहते हैं, हम तो जी कहते हैं ना, हम तो अपोजिशन है, अपोजिशन गलत बात करेगी। आप जरा जाके देखें जो आपका अपना 270 अरब की जो करप्शन और बदनवानी सामने आई है, इनकी अपनी हुकूमत ने ये फिगर्स दिए हैं। मतलब ये मानते हैं कि ये करप्ट टू द कोर है, तो उसके बाद भी और हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज इनके मुंह पे, ये खुद अपने आप को चपेटे मारे और अगले किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है इनको। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब नवाब तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वजीर मेरे साथ। सर सूरत हाल किस तरह, एक तो डिलीवरेंस बेहतर नहीं है, एक तो वबा आपके सामने है, गवर्नेंस बेहतर नहीं है, किस तरफ जा रहे हैं? क्या कहेंगे नबी साहब, क्या सूरत हाल? बात वो आपके ऊपर भी तनकीद करेंगे। सिंध के अंदर आप 12 साल से हुक्मरान हैं, सिंध की सूरत हाल बेहतर नहीं है, एजुकेशन बेहतर नहीं, हेल्थ बेहतर नहीं है, यहां आप गवर्नेंस दे नहीं पा रहे। सर देखें इस पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन बात यह है कि जो आप वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं, जो इस वक्त रियासती अमूर को चलाने के लिए जो हुकूमत है, देखिए उनका हर रोज़ इशू कोई भी हो, एक सवाल होता है, एक जवाब होता है बल्कि वज़ीर आज़म साहब का मुल्क के अवाम के लिए कि जी घबराना नहीं। देखिए मेरी बात सुनें, आपने सियासी तौर पर जो आपकी सियासी टीम थी, जिस तरीके से अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई और पूरे मुल्क से
एक मखसूस जहाज में लोगों को जमा किया और जो आपने एक बुनियाद रखी इसकी खरीदो फरोख्त की। देखिए मैं जहांगीर तरीन साहब क्लियर कर चुके हैं। देखिए सियासी टीम की आपकी इखलाकियात वो सामने आ गई। हम उस वक्त भी नहीं घबराए, हम नहीं घबराए। हमने कहा हो सकता है आगे चल के बेहतर हो जाए, 22 साल बाद ही आए हैं तो जाहिर है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने का। हम नहीं घबराए सर। इनकी खारजा की टीम, ठीक है ना, अमूर खारजा की टीम अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर हार के आ गई, जो हमारी शहरग है। सर हमसे कहा घबराना नहीं, अल्लाह पे छोड़ दो। इस्लामाबाद उतरते ही कहा कि जी अल्लाह पे छोड़ दो। हम उस वक्त भी नहीं घबराए सर, हम नहीं घबराए। हमने कहा चले इंतजार कर लेते हैं। सर इनकी माशी टीम आते ही मुल्क का सत्यानाश कर दिया। ठीक आज से 1 साल पहले की आप देख लीजिए रिपोर्ट्स, ठीक है ना। अच्छा उससे पहले भी देख लीजिए जब इनका 22वां योम तासीस हो रहा था, जिसमें वो हमारे जो बड़े अच्छे फोक सिंगर हैं अताउल्लाह ईसा खेलवी, उन्होंने वजीर आजम साहब के लिए स्पेशल गाना बनाया था, अभी मुश्किल वक्त है यार ना हिम्मत हार अच्छे दिन आएंगे। उस वक्त गाया था, आज नहीं गाया था, कोरोना से पहले गाया था, साल पहले। हम उस वक्त भी नहीं कह रहे कि मैशियत आपने खराब की, मैशियत आपने खराब की, हालात आपने खराब की, इसके जिम्मेदार आप हैं, नून लीग जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार हैं, हम हर चीज के जिम्मेदार हैं, हम हर चीज के जिम्मेदार हैं। ठीक आपसे पूछा जाए, जरदारी साहब से पूछा जाए, नवाज शरीफ से पूछा जाए, जवाब दे रहे हैं। हम मालम जब्बा में कहीं रुकावट नहीं डाल रहे, हम बीआरटी में रुकावट नहीं डाल रहे, ठीक है ना। हमने कहीं कोर्टों पे जाके दरखास्तें नहीं दी कि फॉरेन फंडिंग का केस रोकें। हम तो जवाब दे रहे हैं, आप जो भी इल्जाम लगाओगे हम ठीक है। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक का टाइम होगा। लीजिए मुझे 1 मिनट बाद मुकम्मल करने दीजिए। नहीं ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं सर। वो तसल्सल टूट जाएगा। हाँ तसल्सल। देखिए ना इतने सारे इश्यूज के बाद हम घबराए नहीं, लेकिन रात की तारीकी में जिस तरीके से अब इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका डालना शुरू कर दिया है, अब हमें घबराना वाकई हम पे बढ़ता है। ठीक है, ब्रेक का टाइम होगा सर। ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को लेंगे से लेते। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, मुआशी सियासी सूरत हाल, महंगाई का तूफान सर अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है नवीद साहब। और टेलीफोन लाइन पे मैडम नुसरत वाइस साहिबा पीटीआई की एमएनए है, या एमपीए किसी ने लिखा है, वो एमएनए है, इसको करेक्शन करवा दें। मैं एमएनए साहिबा मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सलाम और बहुत शुक्रिया। तो नवीद साहब भी एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। मैडम ये अचानक रातों रात 25 रुपए पेट्रोल बढ़ा देना, एक बम गिराया गया, एक तो महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, सब कुछ, 25 रुपए से ज्यादा पेट्रोल बढ़ना, कैसा फैसला है, इसको आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, अपने प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया। देखें हम पाकिस्तानी कौम भी अजीब सी कौम है बिल्कुल। हाँ। पेट्रोल सस्ता हुआ तो पेट्रोल गायब हो गया, कोई चीज सस्ती नहीं हुई। और पेट्रोल 1 रुपए महंगा हो जाए तो हर चीज महंगी हो जाती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अब कल जैसे 25 रुपए किया, यानी ये पुरानी कीमत पे आ गया, ये कोई नई चीज नहीं थी। जाहिर है इंटरनेशनल उसमें जब सही कह रही हैं, तो उसके हिसाब से कीमत यहाँ पे भी बढ़ गई। लेकिन हुआ क्या कि आप देखें 12 बजे के फौरन बाद जो था वो पेट्रोल अवेलेबल था, और उससे पहले हमने लाइनें देखी हैं, मीलों लंबी लाइनें लोगों की, कि वो बेचारे खड़े हैं और उन्हें नहीं मिल रहा कि पेट्रोल गायब है। तो ये हमारे यहाँ हर चीज का माफिया है। आप यकीन करें कि समझ नहीं आती कि बंदा किधर जाए, क्या करे। कि वो बेचारे सस्ता करते हैं तो चीजें गायब हो जाती हैं, वो महंगा करते हैं तो वो फौरन अवेलेबल हो जाती हैं। मतलब क्या चीज है, क्या है, क्या मुझे मैं एग्री करता हूँ 100% आपसे, 100% राइट। ये जो चीज है कि महंगा कर दिया, ऑयल इतना महंगा कर दिया, गरीब मर गया, गरीब को ये हो गया, वो हो गया। गरीब से इंटरव्यू लो तो वो खुश है इस बात पे कि चलो शुक्र है अवेलेबल तो है। हाँ। वो घर जाने के काबिल तो नहीं है वो अदरवाइज मोटरसाइकिल घसीटा घर जाएगा, पता नहीं कितनी मुश्किलों से और कितने आजाद। सही। तो ये चीजें ऐसे ही हैं, लोग बातें बनाते हैं खामखा की। असल में अपोजिशन का कोई काम रह नहीं गया है सवाल कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैडम एक सवाल करूं आपसे। जी प्लीज। जब पेट्रोल सस्ता था तो नायाब था, जखीरा अंदोजी की मिल नहीं रहा था, माफियाज इतने ताकतवर हैं, एक तरफ तो ये। जब पेट्रोल महंगा हुआ तो मिलना शुरू हुआ, माफियाज ने पेट्रोल मार्केट में लाया।
और आपको पता है इनको पकड़ना, इनको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बात यही है कि ये जो 70 साल से पनप रहे हैं, इसके लिए मैंने बड़ा मुश्किल उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया, पनप रहे, इसका मतलब है कि वो परवरिश पा रहे हैं। 70 साल से पाकिस्तान में ये सारे काम चल रहे हैं। अब आप देखें जो आटे का और चीनी का और फला फला का स्कैंडल हुआ है, वो उसमें क्या है कि हुकूमत को पता ही नहीं होता कि किस तरह क्या चीजें हो रही है, क्योंकि पहले की हुकूमत ने इसको एक रेगुलर नॉर्मल चीज बनाई हुई थी कि इतनी सब्सिडी देनी है, इतना ये करना है, इतना ये करना है, वो हो जाता है जी। वो हुकूमत से सब्सिडी भी लेते हैं, वो बाहर लेके भी जाते हैं, कुछ तादाद बाहर जाती है, बाकी सारी पाकिस्तान के अंदर आती है, वापस वो आते हैं और फिर आके यहाँ पे बेचते हैं और उसके अलावा उसमें प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो अरबों रुपए जो है वो इस तरह कमाए जाते हैं और हुकूमत को कोई खबर नहीं है। मैं इस हुकूमत की बात नहीं करी, तो पहले की हुकूमत की बात करी हूँ कि वो सब के सब इसमें लगे हुए थे और कमा रहे थे। अब पहली दफा ये हुआ कि इजाजत तो दे दी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन जैसे ही उन्हें अंदाजा जबरदस्त आपने बात गलत है तो वो उसका उन्होंने एक्शन लिया। मैडम आप हमेशा सच्ची बात करती हैं, बड़ी बोल्ड बात करती हैं, मानती हैं चीजों को, मैं आई अप्रिशिएट यू। आप मुझे पता है उस दौर में भी माफिया ताकतवर था, उस दौर में माफिया कमाता था, उस दौर में माफिया सब कुछ करता था। आज के दौर में भी माफिया ताकतवर, आज के दौर में भी माफिया सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये इन्होंने इस तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि इनको अभी डिफीट करना या अभी इनको पकड़ के तो जाहिर अंदर नहीं डाला जा सकता, खुद से तो नहीं पकड़ के कहते कि चलो जी तुम अंदर चले जाओ। तो वो जो इदारे काम कर रहे हैं, अदालत के है या नैब है, वो सब काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि किस तरह सिटिंग मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ा अपने ओहदों से और उन्हें जाना पड़ा घर। ये और बात है कि कुछ अर्से बाद वो किसी और तरह आ गया या जो भी व्हाटएवर हुआ, लेकिन ये भी हिस्ट्री में पहली दफा ही हुआ था कि सिटिंग मिनिस्टर को जाना पड़ गया। सॉरी, ठीक है मैडम। तो ये हुकूमत इस तरह नहीं पकड़ सकती, जो प्रोसीजर है उसके तहत कर रही है काम, और इसके रिजल्ट आपको कम से कम 3-4 साल लगते हैं नजर आने में। ऐसे फौरन सब कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, आप टेलीफोन लाइन पे रहें। एमपीएस साहब वो कह रही हैं कि ये पनप रहे थे, पुराना माफिया है, आज भी है, उस दौर में भी था, एक तरीके का एफआईए नेब उनके ऊपर एक्शन ले रहा है। मैडम कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? चले जी, मैं एक बात तो मानता हूँ बड़ी खंदा पेशानी के साथ, मैं भी उर्दू का थोड़ा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। खंदा पेशानी के साथ मैडम ने इस चीज़ को तो माना कि इनके गवर्नमेंट या वजीर आजम फेल हैं कि इस वक्त जो माफियाज इनके लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए फेल है। बड़ी अच्छी बात है, मानना चाहिए एक बात को। अगर वो नहीं कर पा रहे तो जो इनकम्पिटेंट जो मिनिस्टर्स है उनको जाना भी पड़ा। मैडम ने कहा वो गए, थोड़ी देर बाद चले, वो उनकी इंटरनल लॉबी है, हम उस पर बात नहीं करते कि वो जहांगीर तरीन ने उसको उठाया, असद उमर ने उसको उठाया, उस पर बात नहीं करते। लेकिन बात यह है सर कि इस तेल की जब नायाब वाली सूरत हाल पे हम नजर डालते हैं कि जब ये नापैद था, आम आदमी की दस्तरस से मुश्किल था, लेकिन उस वक्त भी कोई 43,000 मेट्रिक टन तो यहाँ पे पड़ा हुआ था तेल। वो रिपोर्ट सामने आई है ना, जो इनकी इनिशियल रिपोर्ट आई है कि जब तेल मिल नहीं रहा था तो उस वक्त जो 3 कंपनीज को मेंशन किया गया था उस पर इन्होंने क्या किया, चंद करोड़ जुर्माना डाला और अरबों रुपए का मुनाफा दिया। अब ये किसने दिया? उस माफिया ने दिया या इस माफिया ने दिया जो मॉरल करप्शन की जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी हैं इस सोसाइटी में इस 2 साल में कि जो पनप रहे थे ना चंद सालों में, वो तो शायद इस जमहूरी प्रोसेस में आकर रिफाइन हो जाएंगे, लेकिन जो मॉरल करप्शन, चोर मचाए शोर की इन्होंने एक दास्तान रकम की हुई है, उसमें अब ये कहानी दब नहीं सकती सर, ये दब नहीं सकती। ये इनके लेफ्ट राइट बैठे, आप जितने केसेस उठा के देख लीजिए सर, वजीर आजम बराह रास्त उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, वहां मुशीर रखे हुए हैं इसलिए कि किसी और को खाने नहीं देना। पेट्रोल में देख लीजिए मुशीर है, सेहत में करप्शन हुई मुशीर है, वज़ीर आज़म साहब खुद देख रहे हैं, सारी चीजें वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, करप्शन खुद मॉनिटर कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और वहां छोटी सी रिपोर्ट बनती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। बताइए मुझे, जवाब दीजिए मुझे। पेट्रोल पे तो वज़ीर आज़म खुद है। ठीक है मैडम, आप रेस्पॉन्ड करेंगी? जी बिल्कुल मैं करूंगी। वज़ीर आज़म खुद हैं और जो उन्होंने मुशीर बिठाए हुए हैं वो उनको ज़ाहिर बताते हैं सिचुएशन, उनको बता रहे होते हैं क्या है, वो खुद जाके तो नहीं एक उसका ढक्कन खोल के देखेंगे कि अच्छा इसके अंदर इतना पेट्रोल है और इसके अंदर इतना पेट्रोल नहीं है, ये मुशीर ही बता रहे होते हैं। वज़ीर आज़म खुद बताते हैं, खुद नहीं वो सारे काम कर रहा होता। अब मुशीर अगर उनको कह रहे हैं कि इस चीज़ की किल्लत हो गई है, ये इस चीज़ की ज्यादती हो गई है, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से वो एक्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि मुशीर अगर कह रहा है कि जी ये सरप्लस है तो वो कहेंगे इसको दबा के रख लो या आवाम को मत दो। तो
तो इसमें गलतियां बहुत सारी हैं। आप ये देखिए, जो बाहर से लोग आए हैं, जो इलेक्टेड नहीं है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मतलब जो हमारी हुकूमत के नहीं हैं, जो अभी तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो गलत मशवरे ही देंगे और गलत बात ही करेंगे। मतलब ये कौन लोग हैं जो आपकी पार्टी में दूसरी पार्टियों से आए हैं? नहीं, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें। ब्यूरोक्रेट्स जो पुराने लगे हुए वो करें। नहीं, लेकिन वजीर हवाबाजी ने भी तो एक बात कही थी ना कि मुझे नहीं पता मेरे साथ में बैठा हुआ वजीर कहां से आया हुआ है, एक बैग लेके आया हुकूमत चलाने के लिए, जब चली जाएगी हुकूमत बैग उठाकर चले जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी ने क्या बातें की है कि उसने पहले असद उमर को निकाला, अपना जो है असद उमर को, फिर असद उमर ने जहांगीर तरीन को निकाला। ये देखें, हाँ, फवाद चौधरी की बातों के ऊपर मेरे ख्याल में तबसरा करना काफी मुझे तो स्ट्रेंज सा लगता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं मैडम। ज्यादातर खबरों में रहने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं, इस किस्म के इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जहां अभी बैग की बात की कि वो बैग उठाया और आया और बैग उठाया और गया, तो ये लोग भी तकरीबन तमाम पार्टीज में रहे हैं। इतना बड़ा काम किया। आज फवाद चौधरी ने वेंटिलेटर बनाया है, वो कह रहे हैं कि जल्दी हम एनडीएम को देंगे और एनडीएम वाले वेंटिलेटर एक बड़ा काम किया है। वजीर साइंस ने बनाए वेंटिलेटर, अच्छी बात। तो बड़ी मेहरबानी, टाइम बड़ा लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी मैडम। देखिए, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप स्टेटमेंट को इतना वो हल्का नहीं कर सकते। इनकी गवर्नमेंट एक साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे बनी गई है। बड़ी मेहरबानी आपकी। और मुल्क के अंदर सूरत हाल आपके सामने, केसेस आपके सामने, और WHO ने कहा है कि अगर सेकंड वेव आएगी तो बड़ी खतरनाक हो सकती है, करोड़ों लोग जो है ना उससे जान बहक हो सकते हैं। ये WHO की रिपोर्ट है। मुल्क के अंदर एक नई बहस फिर छिड़ गई है और इसको छेड़ा गया है कि नया मैंडेट आज बात की गई है, और मुल्क में अगर पैराशूट से इक्तदार में लोग आएंगे तो वो माफिया की जरूर सरपरस्ती करेंगे। ये एक टर्म यूज की जा रही है। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।